हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पे, पहले आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, देन ये वीडियो आकर देखिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कल, और उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बर्ड से, इंडिया की मतलब नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है पीकॉक। सो पीकॉक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो द इंडियन पीकॉक को पैवो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैवो क्रिस्टेटस। तो आपको फर्स्ट लाइन में ही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी, और या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि इंडियन पीकॉक या फिर ये पैवो क्रिस्टेटस किसे कहा जाता है। सो इंडियन पीकॉक का क्या नाम है? जो हमारी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है उसका नाम है पैवो क्रिस्टेटस। देन द इंडियन पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है। देन अ बर्ड इंडिजीनियस टू द सब कॉन्टिनेंट, a bird indigenous to the subcontinent. The peacock represents the unity of vivid colors and finds references in Indian culture. अच्छा, तो कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि हमारी जो नेशनल बर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंडियन बर्ड जो है, यानी कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो द यूनिटी ऑफ विविड कलर्स एंड रेफरेंसेस ऑफ इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द पीकॉक एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ऑन February 1, 1963। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे यानी कि नेशनल बर्ड पीकॉक को कब डिक्लेयर किया गया, कब हमने अडॉप्ट किया पीकॉक को एज ए नेशनल बर्ड। सो एज ए नेशनल बर्ड February 1, 1963 में पीकॉक को एज ए नेशनल बर्ड अडॉप्ट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इंडिया की जो नेशनल बर्ड होगी वो पीकॉक। ओके, तो ये डेट याद कर लीजिएगा, ईयर भी February 1, 1963, 1 February 1963। इट इज़ फाउंड इन द drier lowland areas and a resident breed across the Indian subcontinent। सो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक तो ये है कि इंडियन पीकॉक का नाम कि पैवो क्रिस्टेटस। देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी नेशनल बर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। सो इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करती है। देन कब अडॉप्ट किया गया पीकॉक को एज ए नेशनल बर्ड, कब अडॉप्ट किया गया? February 1, 1963 में, February 1, 1963। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा? नेशनल एक्वाटिक एनिमल है डॉल्फिन। ये डॉल्फिन जो है ये डिफरेंट डॉल्फिन है, ये सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है। आप देख रहे हैं, आप इस पिक में देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे अलग तरीके का जो फेस है, जो मुंह है इस डॉल्फिन का, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बाकी नॉर्मल डॉल्फिन देखी होगी आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में, तो उसकी डिफरेंट होती है। और ये स्पेशल है, ये सिर्फ और सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है। तो ये जो है एक्वाटिक एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा? डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है। देखिए ये डिफरेंट है, बाकी डॉल्फिन से अलग है ये। देन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द गंगाज रिवर डॉल्फिन, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया कि कहाँ पाई जाती है, गंगा रिवर में पाई जाती है। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इट इज़ ऑल्सो द सिटी एनिमल ऑफ द गुवाहाटी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हर सिटी का, जैसे इंडिया का है नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, उसी तरीके से नेशनल फ्रूट, उसी तरीके से हर स्टेट का भी है। इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक स्टेट फ्रूट होता है, स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड होती है। तो ये कहाँ की है? ये डॉल्फिन जो है, गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, ये एक तो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। देन
ये जो है गुवाहाटी का सिटी एनिमल भी है, सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी का है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सिटी एनिमल कहाँ की? गुवाहाटी की। तो ये भी पूछ लेते हैं कितनी बार, स्टेट्स के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि केरला का स्टेट फ्रूट क्या है, तो केरला का स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं इम्पॉर्टेंट कि केरला का स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जिसे हिंदी में कटहल बोला जाता है। तो और इसी तरीके से जो सिटी एनिमल है कहाँ? गुवाहाटी का। गुवाहाटी का सिटी एनिमल क्या है? ये डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन। और ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा रिवर डॉल्फिन, और ये गुवाहाटी की भी गुवाहाटी सिटी का भी सिटी एनिमल है। देन द साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन प्राइमरीली फाउंड इन द गंगा, यमुना, चंबल रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये गंगा की जितनी आसपास की नदियाँ हैं, पूरा गंगा वाला एरिया, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल रिवर और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये डॉल्फिन इसके आसपास की नदियों में, जैसे कि यमुना में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है, चंबल रिवर में, मतलब गंगा रिवर है, इसके आसपास की जितनी रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये जैसे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो इन सब रिवर्स में ये डॉल्फिन पाई जाती है। देन यहाँ पे एक और मैं रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो ये है फर्स्ट कि इंडिया का एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? एक तो गंगा रिवर डॉल्फिन। देन ये सिटी एनिमल कौन सी स्टेट का है, किस सिटी का भी ये सिटी एनिमल है? तो ये गुवाहाटी का सिटी एनिमल है। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन है, ये 2 ही क्वेश्चन है। देन नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है? इंडिया का नेशनल फ्रूट है मैंगो। बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा मैंगो। मैंगो के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैंगो, इसको मैनगिराफेरा इंडिका बोला जाता है। मैंगो को मैनगिराफेरा इंडिका बोला जाता है। देन अफेक्शनेटली कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है मैंगो को। मैंगो को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, तो सबको पता होगा। किंग ऑफ फ्रूट्स इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इट्स स्वीट्स, फ्रेगनेंस एंड delectable flavor have won the hearts of many around the world since time immemorial. As the national fruit of India, it represents prosperity. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया यानी कि मैंगो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस एंड रिचनेस। ठीक है। देन इन फेवर ऑफ द कंट्रीज इमेज। तो अगर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट से हम देखेंगे तो क्या कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करता है मैंगो, यानी कि इंडिया का नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस एंड रिचनेस इन फेवर ऑफ द कंट्रीज इमेज। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर कौन सा इंडिया का? नेशनल फ्लावर है लोटस। लोटस है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस। और लोटस को क्या कहा जाता है? लोटस को निलम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। ये जो ब्रैकेट में मैं नेम बता रही हूँ, ये क्या? ये साइंटिफिक नेम्स हैं। जैसे लोटस का साइंटिफिक नेम है निलम्बो न्यूसीफेरा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक ये बन जाते हैं, जैसे मैंगो का भी मैंने बताया ऊपर, यहाँ लोटस का है, तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लोटस का पूछ लेंगे कि लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसे लोटस का साइंटिफिक नेम है निलम्बो न्यूसीफेरा। इट इज़ एन एक्वाटिक हर्ब। दिस इज़ ऑफन टर्म्ड एज पद्मा इन संस्कृत। और संस्कृत में क्या कहा जाता है? लोटस को पद्मा कहा जाता है। एंड एन्जॉयज a sacred status among the Indian culture. The lotus symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, knowledge, illumination, along with purity of heart and mind. तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइंटिफिक नेम बताओ लोटस का, तो ये रहा एक क्वेश्चन, तो निलम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है लोटस को। देन एक जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है? सो द लोटस सिम्बोलाइजेस स्पिरिचुअलिटी, फ्रूटफुलनेस, वेल्थ, नॉलेज, इल्यूमिनेशन एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, along with purity of heart and mind. So
ये लाइन याद कर लीजिएगा अच्छे से कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या इंडिकेट करता है, क्या सिंबलाइज करता है, तो द लोटस सिंबलाइजेज स्पिरिचुअलिटी, फ्रूटफुलनेस, वेल्थ, नॉलेज, इल्यूमिनेशन अलॉन्ग विथ प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यस नेक्स्ट है नेशनल ट्री। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? इंडिया का नेशनल ट्री है बनियान ट्री। तो बनियान ट्री जो है वो क्या है, वो इंडिया का नेशनल ट्री है बनियान ट्री। और बनियान ट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा बरगद का पेड़, तो हिंदी में बरगद का पेड़ बोला जाता है बनियान ट्री को। और ये क्या है, ये इंडिया का नेशनल ट्री है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यस, तो द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़ द बनियान ट्री, डिसाइनेटेड फॉर्मली एज फीकस बेंगालेंसिस। सो यहाँ पे ये क्या है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, बनियन ट्री का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अगर कितनी बार पूछ लिया जाता है, साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं कितनी बार एग्जाम्स में, तो बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस किसका है साइंटिफिक नेम, फिकस बेंगालेंसिस है बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम। देन द ट्री इज ऑफन सिंबल ऑफ द फेबल्ड कल्पा वृक्षा और द ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट। यस, तो यहाँ पे द ट्री इज़ ऑफन सिंबल क्या सिंबलाइज करता है कि ये द फेवरेट ऑफ कल्पा वृक्षा और द ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट। मतलब कि अगर इस पेड़ के पास जा कर के जैसे अगर कोई मन्नत मांगो तो वो मन्नत पूरी होती है, मतलब जो भी विश है आपकी वो पूरी होती है, इस तरीके से माना जाता है। एज इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्गिविटी एंड हैज़ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और इस पेड़ से जो भी इसकी जड़ें होती हैं या जो लीव्स होते हैं तो उससे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती है। द वेरी साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ द बनियान ट्री मेक्स इट अ हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिएचर्स। सो यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि अब बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है। तो बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कितनी बार साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, मैंगो का पूछ लेते हैं, अक्सर मैंगो का तो अक्सर पूछा जाता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो लोटस का भी पूछ लेते हैं, मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में लोटस का भी देखा। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लोग कुछ भी पूछते हैं। तो बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। मैं इसलिए इतनी बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यही याद हो जाए। देन हाँ, तो फिकस बेंगालेंसिस जो है ये किसका नाम है, ये बनियन ट्री का नाम है। अच्छा, बनियन ट्री बी से होते हैं और इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपनी अपनी वैसे ट्रिक्स होती हैं याद करने की। बनियन ट्री जैसे बी से बनियन ट्री होता है उसी तरीके से जैसे इसका साइंटिफिक नेम में भी आता है बेंगालेंसिस, सो फिकस बेंगालेंसिस। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी से याद कर सकते हैं। देन आगे क्या है, द ट्री इज़ ऑफन सिंबल ऑफ द फेबल्ड कल्पा वृक्षा और द ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया कि ऐसा इंडियन कल्चर में माना जाता है कि अगर इस ट्री के पास जाके आप कोई विश मांगते हैं तो आपकी वो विश पूरी होगी। एंड उसके बाद ठीक है, यहाँ पे बस जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये नेशनल सिंबल्स में से है, इस वजह से मैंने आपको पढ़ा दी। वैसे इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, एक ही यहाँ पे बन जाता है कि बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है फिकस बेंगालेंसिस। और हाँ, और इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है इस ट्री की, जैसे इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत होती है तो इसको एज ए मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन वगैरह बनाने में भी बहुत यूज़ होता है। अच्छा, और जैसे कि नेशनल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया, तो नेशनल अगर बोला गया है किसी भी चीज़ को, जैसे हमने नेशनल फ्रूट पढ़ा, नेशनल एनिमल पढ़ा, नेशनल बर्ड पढ़ा, ऊपर नेशनल फ्लैग पढ़ा, तो नेशनल अगर किसी चीज़ के आगे नेशनल लगा है, उसे एज ए नेशनल फ्रूट या नेशनल ट्री या नेशनल बर्ड अगर उसे अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उसकी स्पेशलिटीज़ को देखते हुए, उसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए उसे एज ए नेशनल अडॉप्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि अब अच्छा लगा देखने में तो उसे हमने नेशनल फ्रूट डिक्लेयर कर दिया, या बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है पेड़ दिखने में तो उसे नेशनल ट्री डिक्लेयर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अब हमने यहाँ पढ़ा कि बनियन ट्री की इंपॉर्टेंस है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत होती है, उसे मेडिसिन वगैरह के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, तो प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए नेशनल डिक्लेयर किया जाता है। नेशनल कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने से पहले
उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, उसके फ़ायदे देखे जाते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ को नेशनल अडॉप्ट किया जाता है, एज ए नेशनल फ्रूट या एज ए नेशनल बर्ड उसको अडॉप्ट किया जाता है। देन हाँ, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सब्सक्राइब। मेरा चैनल आप अभी सब्सक्राइब करें, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जा करके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे और अपडेट्स आती रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप लोगों के पास अपडेट नहीं पहुंचेंगी। और हाँ यस, और रीजनिंग की वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जा कर के रीजनिंग की वीडियो देख लीजिएगा। और आगे भी और वीडियोस आने वाले हैं स्टैटिक जीके पर, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी अपडेट पहुँचेगी। सो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है नेशनल रिवर। इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी? इंडिया की नेशनल रिवर है गंगा रिवर। सो अब गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द गंगाज और द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल रिवर गंगा रिवर है। इट ओरिजिनेट्स इन द स्नो फील्ड्स ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज़। हिमालयाज़ का हिमालयाज़ माउंटेन, और हिमालय माउंटेन में एक गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर। देन अच्छा, तो ये पूछ लेते हैं कितनी बार कि कौन से ग्लेशियर से गंगा रिवर ओरिजिनेट होते हैं। तो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से। देन द हिमालयाज एज द भागीरथी रिवर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द हिंदूज दिस इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑन द अर्थ। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गंगा रिवर जो है वो मोस्ट सेक्रेड रिवर है अर्थ पे, मतलब पूरी दुनिया में मोस्ट सेक्रेड रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। इंटरेस्टिंगली द गंगा इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हाँ, तो मोस्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है, जो कि 2510 किलोमीटर कवर करती है एरिया, मतलब 2510 किलोमीटर बहती हुई जाती है, फ्लो करती हुई जाती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो लॉन्गेस्ट रिवर भी है। अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। तो लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, लॉन्ग, यानी कि अगर ये रिवर है, मान लीजिए ये इतने ही एरिया में है और ये बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा दूर तक बहती हुई जा रही है, तो ये क्या है? ये है लॉन्गेस्ट रिवर। और लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, बस यहाँ से स्टार्ट होके बस यहाँ तक बह रही है, पर इतने एरिया में बह रही है, यहाँ से यहाँ तक बह रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर हो गई, पर यहाँ से यहाँ तक बहती हुई जा रही है और पर इसका एरिया जो है बहने का ये सिर्फ इतना है, तो ये क्या हो गई? ये लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। और लार्जेस्ट रिवर मतलब ऐसे कर लीजिएगा कि जो चौड़ी होती है उसे लार्जेस्ट रिवर बोल देते हैं, और जो एरिया में कम होती है पर बहुत दूर तक बहती हुई जाती है उसे क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट रिवर। सो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी बहुत होती थी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में क्या डिफरेंस है। देन द गंगा इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर, ये मैंने आपको बता दिया। माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज़ में जो बहती हुई आती हैं, मतलब इन सब का मिला करके ये एरिया कितना कवर करते हैं? 2510 किलोमीटर। द मेजर इंडियन सिटीज़ थ्रू विच इट पासिस थ्रू आर वाराणसी, इलाहाबाद एंड हरिद्वार। तो यहाँ पे सिटीज़ बताई हुई हैं कि ये कहाँ से पास होती हुई जाती है। एक तो पहले तो माउंटेन से आती है, देन वैली से होते हुए, और प्लेन एरिया क्या, जहाँ पे जैसे प्लेन एरिया वाराणसी, इलाहाबाद, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेन एरिया कहा जाता है। सो वाराणसी में है गंगा रिवर, इलाहाबाद में, हरिद्वार से होते हुए और जगह तक जाती है गंगा रिवर। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेशनल रेप्टाइल। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया क्या है? किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या है? नेशनल रेप्टाइल है इंडिया का। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। किंग कोबरा और स्नेक ईटर
अच्छा, किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम आ गया यहाँ पे, ऑफियोफेगस हैना, ऑफियोफेगस हैना किसका नाम है? किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑफियोफेगस हैना। किंग कोबरा और स्नेक ईटर इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया एंड इज फाउंड द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये किंग कोबरा जो है, मतलब अब स्नेक है तो जाहिर है जंगलों वगैरह में, फॉरेस्ट्स में पाया जाता है, इंडिया के फॉरेस्ट में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में। तो जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है एंड ये ईस्ट होता है। तो ये वाला जो एरिया है एशिया का जहाँ इंडिया भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो यहाँ पे इंडिया भी आता है साउथ ईस्ट एशिया में, और यहाँ पे जो और भी कंट्रीज़ हैं जैसे तो यहाँ के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो बांग्लादेश में भी बहुत किंग कोबरा पाया जाता है। तो यहाँ पे बस एरिया बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और किंग कोबरा का एक ही इंपॉर्टेंट अभी तक पढ़ा हमने, क्या साइंटिफिक नेम है? ऑफियोफेगस हैना। किसका नाम है? ये साइंटिफिक नेम है किंग कोबरा का। देन इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक विच इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग अप टू 19 फीट एंड मे लिव अप टू 25 ईयर्स। अच्छा, और ये जो किंग कोबरा जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक है, और इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि 19 फीट तक लॉन्ग हो सकता है। 19 फीट बहुत होता है, 19 फीट तक लॉन्ग हो सकता है ये स्नेक, और ये इसकी जो लाइफ होती है कि 25 ईयर्स तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, 25 ईयर्स तक। देन दे हैव एन एबिलिटी टू इंजेक्ट 6 ml ऑफ वेनम इन अ सिंगल बाइट। मतलब ये बहुत दूर तक क्या है, अपना जो पॉइज़न होता है वो यहाँ से अगर एक जगह से लेकर यहाँ पे है, पर ये यहाँ तक बहुत दूर तक अपना पॉइज़न जो है वो फेंक सकता है, मतलब बहुत दूर से ये लोगों को अटैक कर सकता है। इट हैज़ इट्स ओन कल्चरल सिग्निफिकेंस इन हिंदुज़म। किंग कोबरा इज़ ऑल्सो नोन एज नागाज। तो किंग कोबरा को हिंदुज़म में जैसे नाग पंचमी होती है, फेस्टिवल आपने सुना होगा नाग पंचमी। तो नाग पंचमी होती है जैसे, तो हिंदू कल्चर में क्या है, नाग बोला जाता है, नागा बोला जाता है इसको, या नाग देवता सुना होगा आपने, तो वो किंग कोबरा को बोला जाता है। एंड आर कंसिडर्ड एज डिवाइन एंड वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। अच्छा, और इसको एक तरीके से लॉर्ड शिवा का क्या रूप माना जाता है इज़ ऑफन, क्योंकि आपने देखा होगा लॉर्ड शिवा जो उनके गर्दन में हमेशा फिल्मों में और ऐसे सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि स्नेक जो है वो हमेशा रहता था उनके साथ। तो देन डिपिक्टेड अ कोबरा coiled अराउंड हिज नेक। ये मैंने आपको बताया। देन हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का, इंडियन एलिफेंट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द इंडियन एलिफेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया native to mainland Asia. The Indian elephant has been listed as endangered and threatened by habitat loss, fragmentation and degradation. इसको as a national हेरिटेज एनिमल, एज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि जो इंडियन एलिफेंट्स हैं वो जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई थी, मतलब कि एक तरीके से ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया। देन नेक्स्ट क्या है? ओथ ऑफ एलिजेंस, नेशनल प्लेज। नेशनल प्लेज क्या है इंडिया का? स्कूल वगैरह में आप लोगों ने प्लेज ली होगी कितनी बार, जब बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। तो ये क्या है? ये है इंडिया का नेशनल प्लेज। आपको याद करना होगा तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाल रखी है, फ़ोटो है यहाँ पे, यहाँ से देख के तो क्लियर भी है, विजिबल है, आप लोग याद कर लीजिएगा अगर याद करना होगा तो। ये है नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द नेशनल प्लेज इज़ एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉमनली रिसाइटेड बाई इंडियंस इन यूनिसन एट पब्लिक इवेंट्स, स्पेशली इन स्कूल्स। हाँ, मैंने आपको बताया ना स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार। एंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हाँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है जहाँ पढ़े जाते हैं। ये बस जनरल बातें यहाँ पे लिखी हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे ये पढ़ा जाता है।
द प्लेज वॉज ओरिजिनली कंपोज इन तेलुगु। अच्छा, यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो नेशनल प्लेज है, इंडिया का नेशनल प्लेज ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? तो इंडिया का नेशनल प्लेज जो है तेलुगु लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था, कंपोज किया गया था इंडिया का नेशनल प्लेज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, और हमने कल की यानी कि हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम हमारा किस लैंग्वेज में ओरिजिनली कंपोज था? नेशनल एंथम जो है हमारा बंगाली लैंग्वेज में था। बंगाली लैंग्वेज में नेशनल एंथम ओरिजिनली कंपोज हुआ है बंगाली लैंग्वेज में। नेशनल सॉन्ग ओरिजिनली कंपोज हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में। और नेशनल प्लेज ओरिजिनली कंपोज हुआ है तेलुगु लैंग्वेज में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनली कंपोज हुआ है इंडियन प्लेज, इंडियन नेशनल प्लेज। अच्छा, ये लिखा किसने? इसके राइटर जो है वो है पायदीमरी वेंकट्टा सुब्बा राव। पायदीमरी वेंकट्टा सुब्बा राव, ये नाम याद कर लीजिएगा। और ये लिखा कब है? 1962 में। 1962 में लिखा गया है ये नेशनल प्लेज, और ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में कंपोज किया है। राइटर कौन है? पायदीमरी वेंकट्टा सुब्बा राव, इनका नाम याद कर लीजिएगा। इट वॉज फर्स्ट रीड आउट इन अ स्कूल। अच्छा, और ये फिर यहाँ पे है कि पहली बार कौन से स्कूल में ये प्लेज लिया गया था, या ओथ ऑफ एलिजेंस से पढ़ा गया था कौन से स्कूल में? तो इट वॉज रीड आउट इन अ स्कूल इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के एक स्कूल में पढ़ा गया था 1963 में। 1962 में ये लिखा था ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में। किसने लिखा था? पायदीमरी वेंकट्टा सुब्बा राव जी ने। और 1963 में पहली बार पढ़ा गया था विशाखापट्टनम के एक स्कूल में। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। और कितनी लोकल लैंग्वेजेस में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था। और हर स्टेट की, जैसे हर रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो ये ओथ जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ी जाती है हर स्कूल में। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही पढ़ी जाए या हिंदी में पढ़ी जाए, रीजनल लैंग्वेज में भी ये ओथ पढ़ी जाती है। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि कौन से लैंग्वेज में ओरिजिनली प्लेज जो है लिखा गया था, कंपोज किया गया था, तो वो किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने, इसके राइटर कौन है इस प्लेज के? तो इसके राइटर है पायदीमरी वेंकट्टा सुब्बा राव जी। और ये कौन से ईयर में लिखा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1962 में। 1962 में। देन पहली बार कहाँ पढ़ा गया था और कौन से ईयर में पढ़ा गया था? सो 1963 में पढ़ा गया था। 1962 में कंपोस्ट किया गया था, पढ़ा गया था 1963 में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में। हाँ, और वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसे ट्रांसलेट किया गया है। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो इतने ही थे हमारे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।